हेलो गाइस। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी का एक टॉपिक जो कि है जीन रेगुलेशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द जीन रेगुलेशन एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्या हमारा फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने आपको बता रखा है इसके अंदर कि व्हाट इज द जीन रेगुलेशन। तो देखिए क्या है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और जीन रेगुलेशन इंक्लूड्स ए wide range of mechanisms that are used by cells to increase or decrease the production of specific gene products like protein और RNA। तो इसमें यह बता रखा है कि जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स इंक्लूड हैं जिसके थ्रू सेल अपने अंदर किसी भी जीन के प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो देखिए हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो जीन टाइप होते हैं ना अभी, तो हमें पता है कि जो जीन्स की लोकेशन है वो कहां होती है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। देखिए ये कोई सेल टाइप है और ये उस सेल टाइप का डीएनए है और डीएनए के ऊपर ये कोई स्पेसिफिक जीन हमने दिखा दिया है, ठीक है ना। तो जीन एक्सप्रेशन के दौरान जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए को प्रोड्यूस करते हैं और जो एमआरएनए है फिर वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद ये जो एमआरएनए होता है इट बाइंड टू द राइबोसोम और फिर राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम फिर इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग सेल को एक स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूस करके देता है। बाद में जो सेल होती है वो इस प्रोटीन का यूज कर लेती है क्या करने के लिए, इस प्रोटीन को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है जीन्स होते क्या है, जीन्स आर द शॉर्ट डीएनए सेगमेंट दैट एनकोड देयर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप और आरएनए मॉलिक्यूल। तो जीन्स डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जिनके पास एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्या बनाने की, प्रोटीन या कोई आरएनए बनाने की। और प्रोटीन या आरएनए बनाने की जो ये इंफॉर्मेशन है ये उनके अंदर, ये जीन्स के अंदर एक कोड की फॉर्म में स्टोर होती है, याद रखिए आप। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी किसी जीन को अपना एक्सप्रेशन शो करना होता है तो वो जीन अपने आप को ट्रांसक्राइब करके क्या बनाता है, एमआरएनए। और जो एमआरएनए होता है ये एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और राइबोसोम के साथ जाके बाइंड करता है। राइबोसोम इस एमआरएनए के ऊपर मौजूद जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाता है, एक प्रोटीन सेल को बना के देता है। बाद में फिर सेल की नीड के अकॉर्डिंग सेल उस प्रोटीन को यूज कर सकती है एज ए एंजाइम या फिर इसको दूसरी कंबाइंड फॉर्म में यूज में इसको ले सकती है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन है ना और इन द फॉर्म ऑफ द लिपोप्रोटीन है ना। तो वो तो डिपेंड करता है कि जो सेल की नीड कैसी है। तो याद रखिए इसमें आप, तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर यही बता रखा है कि जीन रेगुलेशन होता क्या है। तो जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है या फिर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स इंक्लूड हैं जिनके थ्रू एक सेल टाइप किसी भी जीन के प्रोडक्ट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है, ठीक है ना। आगे बता रखा है इसके अंदर की व्हाट आर जीन्स। आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी जीन की क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे ना दो चीजें इंक्लूड हैं। देखिए एक तो इसमें बता रखा कि व्हाट आर जीन्स और ये बता रखा है व्हाट आर द सिस्टोन्स भी। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द जीन्स एंड द सिस्टोन। तो देखिए जीन्स क्या होते हैं कि जीन्स आर द शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स दैट एनकोड देयर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप और आरएनए मॉलिक्यूल। तो जीन्स डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जिनके पास किसी स्पेसिफिक आरएनए या प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन उनके अंदर कोड की फॉर्म में स्टोर होती है ना। तो डीएनए के वो सेगमेंट जिनके पास किसी प्रोटीन या आरएनए को बनाने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में स्टोर होती है डीएनए के, इस तरह के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द जीन्स, ठीक है ना। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो दे रखा है व्हाट आर द सिस्ट्रोन्स भी। तो देखिए ये सिस्ट्रोन्स होते क्या है। देखिए बायोलॉजी के अंदर जो सिस्ट्रोन्स हैं उनको जीन्स के इक्विवेलेंट माना गया है, मतलब कि जो सिस्ट्रोन है उनको जीन के बराबर माना गया है। देखिए अब जब सिस्ट्रोन को जीन के बराबर माना गया है तो जीन और सिस्ट्रोन जो टर्म्स हैं ये अलग अलग क्यों दे रखे हैं। फिर आपको मैंने बताया कि जो सिस्ट्रोन्स हैं उनको जीन के इक्विवेलेंट माना गया, उनको जीन के बराबर माना गया है।
अब देखिए, अब जब जीन के बराबर माना गया है तो फिर सिस्ट्रोन जो टर्म है ये अलग से क्यों निकल के आई, जब ये जीन के बराबर है तो यही तो हमने पढ़ा ना, डिफरेंस क्या है सिस्ट्रोन के बीच का और जीन के बीच का। तो जीन के बारे में तो आपको मैंने बताया कि जो जीन्स है वो डीएनए के ऐसे शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या आरएनए को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो कोड की फॉर्म में स्टोर होती है। जबकि सिस्ट्रोन होतेगा, देखिए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंड इंक्लूड बोथ द स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस which are used to start the transcription or to stop the transcription भी। इसमें देखिए, तो सिस्ट्रोन होता क्या है? सिस्ट्रोन होता है डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जिसके पास क्या है, जिसके पास which contains all the information necessary for the production of a single polypeptide। याद रखिए आप, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं भी हम? एक प्रोटीन चेन को, याद रखिए, एक प्रोटीन चेन को आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हो। तो सिस्ट्रोन डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जिसके पास एक स्पेसिफिक, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। याद रखिए आप, यहां पे एक टर्म आई, देखिए इसमें आप, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंड इंक्लूड बोथ द स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो इसमें देखिए आप, तो सिस्ट्रोन डीएनए के उस सेगमेंट को कहा गया है किसको? जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो और उन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो। ठीक है ना? तो क्या बताया इसके अंदर भी, तो सिस्ट्रोन डीएनए का एक वो सेगमेंट है जिसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कौन सी? जो कि नेसेसरी, जो कि जरूरी है क्या करने के लिए? प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए? एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोडक्शन के लिए, है ना? और याद रखिए इसमें आप साथ में क्या बताया कि एंड इंक्लूड्स बोथ द स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। आप याद रखिए इसमें आप, तो देखिए आप ये ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस में और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में क्या डिफरेंसेस होता है, याद रखिए। तो याद रखिए, स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस डीएनए के वो सेगमेंट है जो सेल को किसी स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन बना के सेल को देते हैं। याद रखिए, स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस या स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन होते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में स्टोर होती है। जबकि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस या रेगुलेटरी जीन्स वो जीन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि रेगुलेटरी जीन वो जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट या फिर उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड द सिस्ट्रोन। याद रखिए आप, जीन के बारे में तो क्या बताया कि जो जीन्स होते हैं उनके अंदर तो प्रोटीन या आरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जबकि सिस्ट्रोन के पास सिर्फ प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि डीएनए के वो सेगमेंट जिनके पास आरएनए और प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में स्टोर होती है वो तो जीन कहलाते हैं। जबकि डीएनए के वो सेगमेंट जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की, किसी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की, डीएनए के उन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सिस्ट्रोन्स भी। ठीक है ना? तो आगे तो ये है, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड द सिस्ट्रोन। याद रखिए आप, ठीक है ना? तो आगे इसमें देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बता रखा है कि हाउसकीपिंग जीन्स और लग्जरी जीन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जीन रेगुलेशन को समझने के लिए आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाउसकीपिंग जीन्स कौन से होते हैं और लग्जरी जीन्स कौन से होते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि हाउसकीपिंग जीन्स कौन से होते हैं। तो उसमें लिखिए हाउसकीपिंग जीन्स, या फिर क्या कहते हैं इनको, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी। तो हाउसकीपिंग जीन्स आर द जीन्स एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूसली इन ऑल सेल्स भी। याद रखिए, हाउसकीपिंग जीन्स वो जीन्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल की हर एक बॉडी सेल के अंदर कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं। देखिए, जो जीन्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल को बना के देते हैं, या तो किसकी फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, या फिर किसकी फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में। तो वो जीन जो किसी इंडिविजुअल की हर एक बॉडी सेल के अंदर कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं, और कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन अगर किसी जीन का होगा तो उस जीन का जो प्रोटीन है, जो आरएनए है, वो सेल के अंदर आपको हमेशा मिलेगा। तो ऐसे जीन
जो सेल्स के अंदर लगातार एक्सप्रेस करते रहते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल को कंटिन्यूसली बना के देते रहते हैं, ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द हाउसकीपिंग जीन्स, और यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी। तो उसमें लिखा कि हाउसकीपिंग जीन्स आर द जीन्स एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूसली इन ऑल सेल्स। तो क्या लिखा आगे, दीज जीन्स प्रोड्यूस देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इन एन ऑनगोइंग मैनर विदाउट रेगुलेशन भी। याद रखिए, हाउसकीपिंग जीन वो जीन्स होते हैं जो एक कंटिन्यूस मैनर के अंदर, एक ऑनगोइंग मैनर के अंदर अपना जो प्रोटीन प्रोडक्ट है उसको वो लगातार बनाते रहते हैं और बिना किसी रेगुलेशन के, क्योंकि ये जीन ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट की सेल को बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए ये जीन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होते। ये सेल के अंदर हर टाइम एक्टिवेट रहते हैं और सेल के अंदर एक्सप्रेशन करके हर टाइम अपना जो प्रोडक्ट है प्रोटीन की फॉर्म में जो बनता है उसको वो सेल को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसलिए हाउसकीपिंग जीन के लिए सेल किसी तरह का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म यूज नहीं करती। तो एग्जांपल क्या है इसका, कि जीन्स इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड राइबोसोमल फॉर्मेशन। इसमें देखिए आप, तो याद रखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक प्रोसेस है जो इट इज रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एंड द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो ए रेस्पिरेटरी प्रोसेस भी, है ना, और राइबोसोम फॉर्मेशन भी। तो वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर और राइबोसोम फॉर्मेशन के अंदर यूज होते हैं, है ना। तो वो एंजाइम, अब देखिए एंजाइम बने किससे होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, और वो प्रोटीन जो एंजाइम को बनाते हैं उन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो बना के देते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और जीन्स के द्वारा बनाए गए प्रोटीन का यूज हमारी बॉडी क्या करती है, एंजाइम बनाने के लिए करती है। तो याद रखिए वो एंजाइम या फिर वो प्रोटीन जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज में आते हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज में आते हैं, या फिर जो राइबोसोम की फॉर्मेशन के यूज में आते हैं, इस तरह के इन प्रोटीन और एंजाइम्स को बनाने वाले जीन क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द हाउसकीपिंग जीन्स। क्योंकि एक सेल के अंदर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो है वो लगातार चलती रहती, क्योंकि ना एक सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी जो है लगातार कंडक्ट होती रहती है, और इन केमिकल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए सेल को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। और एक सेल टाइप को एनर्जी कहां से मिलती है, रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना। तो याद रखिए, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस सेल के अंदर कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, और अगर एक सेल चाहती है कि उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, अगर ये प्रोसेस उसके अंदर स्टॉप ना हो, तो इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए, इन प्रोसेसेस के स्टेप्स को पूरा करने के लिए जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो सेल को लगातार एक कंटिन्यूस मैनर में चाहिए भी। और अगर सेल को वो प्रोटीन और एंजाइम लगातार चाहिए तो सेल इन प्रोटीन्स और एंजाइम को बनाने वाले जो जीन्स हैं उनको कभी भी सेल स्विच ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो हाउसकीपिंग जीन कौन से होते हैं, ऐसे जीन जिनका एक्सप्रेशन किसी सेल टाइप के अंदर लगातार होता रहता है ना। और ठीक है ना, तो एक कौन से होते हैं हमारे भी, एक होते हैं हमारे लग्जरी जीन्स भी। याद रखिए आप, लग्जरी जीन्स आर आल्सो नोन एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी, याद रखिए आप। तो लग्जरी जीन्स क्या होते हैं, लग्जरी जीन्स आर द जीन्स which are expressed in certain cells when there is a need for their product भी। याद रखिए आप, लग्जरी जीन्स वो जीन्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल की हर एक बॉडी सेल के अंदर हर टाइम एक्टिवेट नहीं रहते। याद रखिए, जो लग्जरी जीन्स होते हैं वो ऐसे जीन्स होते हैं जो सेल के अंदर कंटिन्यूसली अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करते। लग्जरी जीन्स सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तब ही एक्टिवेट होते हैं जब उन जीन्स के प्रोडक्ट की सेल को रिक्वायरमेंट होती है। वो सिर्फ तब एक्टिवेट होते हैं जब इन जीन्स के प्रोडक्ट की सेल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये जीन जो है स्विच ऑफ रहते हैं। या आप क्या बोल सकते हो कि वो जीन्स जो सेल के अंदर लगातार एक्टिवेट नहीं रहते, जिन्हें सेल तब ही एक्टिवेट करे कब, जब उनके प्रोडक्ट की सेल को जरूरत हो,
तब तो क्या, जब प्रोडक्ट की जरूरत है तब तो क्या कर देगी, सेल इनको स्विच ऑन कर देगी, और जब इनके प्रोडक्ट की सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या कर देगी, सेल इनको स्विच ऑफ कर देगी। तो याद रखिए बिल्कुल इजी है। तो हाउसकीपिंग जीन तो वो जीन होते हैं जो सेल के अंदर कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं, और लग्जरी जीन्स वो जीन होते हैं जो किसी सेल टाइप के अंदर हर टाइम एक्टिवेट नहीं रहते। ये ऐसे जीन है जिनको सेल सिर्फ तब एक्टिवेट करती है जब इनके प्रोडक्ट की सेल को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए, देयरफॉर लग्जरी जीन्स आर नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस, इसलिए लग्जरी जीन का जो एक्सप्रेशन है वो सेल्स के अंदर हमेशा नहीं होता। दे रिमेन इनएक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहते हैं, तो ज्यादातर टाइम ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और बट व्हेन देयर प्रोडक्ट्स आर नीडेड, लेकिन जब उनके प्रोडक्ट की सेल को क्या होती है, जरूरत होती है, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ए सर्टेन सेल, तो जब इनकी जरूरत होती है तो ये किसी सेल टाइप के अंदर, किसी स्पेशल सेल टाइप के अंदर एक्टिवेट होके अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसकीपिंग जीन्स एंड द लग्जरी जीन्स भी। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, यहां पे अब बता रखा कि मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए पीछे एक टर्म आई थी जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंस कि जीन और सिस्टोन में क्या डिफरेंस होता है। तो जीन का तो क्या बताया था कि जीन वो डीएनए सेगमेंट होते हैं जिनके पास किसी आरएनए या प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में स्टोर होती है, जबकि सिस्टोन डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जिसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। और स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन होते हैं जो सेल को कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना के देते हैं, और रेगुलेटरी जीन वो जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए नाम से ही लग रहा पता कि मोनो मतलब सिंगल, सिस्टोनिक मतलब क्या होता है, आपको मैंने बता रखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस्टोन। पोली का मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सारे, है ना। तो देखिए व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक एंड द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो देखिए इसमें लिखा पहले कि मोनोसिस्टोन मींस वन सिस्टोन भी, मोनो मतलब सिंगल, सिस्टोनिक मतलब सिस्टोन भी। तो मोनोसिस्टोनिक मतलब ए सिंगल सिस्टोन, मतलब यू कैन से द वन सिस्टोन। तो मोनोसिस्टोन मींस वन सिस्टोन विद इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी, which means that it contains only one structural gene encoding a single polypeptide chain। आप ना बिल्कुल इजी वे में ऐसा कह सकते हो, एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड हो। क्या बताया मैंने आपको, एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड हो, इस तरह का जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहलाता है, याद रखिए। तो क्या बताया कि a type of the mRNA molecule that contains the genetic codes of only a single gene type। तो एक ऐसा mRNA molecule जिसके पास एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड हो, क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्टोनिक mRNA। तो आप देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब किसी जीन के पास एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड हैं, तो इस तरह का जो एमआरएनए होता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ है जो प्रोटीन है वो भी क्या बनेगा, सिर्फ है एक ही तरह का बनता है, याद रखिए। तो एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड हो, इट इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। और मोनोसिस्टोनिक जो एमआरएनए होता है उसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड या सिंगल प्रोटीन चेन ही बनती है, याद रखिए, ठीक है ना। तो इसमें लिखा भी हो आगे, which means that it contains only one structural gene encoding a single polypeptide chain, याद रखिए। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए जो होते हैं, इस तरह के जो एमआरएनए होते हैं भाई, वो यूकारियोटिक सेल के अंदर कॉमन होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो याद रखिए जितनी भी क्या है, जितनी भी कौन सी सेल है, जितनी भी यूकारियोटिक सेल्स हैं वो सारी की सारी क्या बनाती है, तकरीबन मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनाती है, याद रखिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, सिस्टोनिक मतलब क्या है, सिस्टोन भी मतलब कि मोर देन वन सिस्टोन, है ना। तो किसको बोलेंगे, तो बिल्कुल इजी वे में इसको बताएंगे हम। तो एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास
एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड हो, क्या क्या बोलेंगे, एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो देखिए, जब किसी एमआरएनए के ऊपर एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड थे, तो इस तरह के एमआरएनए से जो प्रोटीन टाइप बना था, जो बनी थी, वो कितने तरह की बनी थी, सिर्फ सिंगल टाइप की, है ना। अब ये कैसा एमआरएनए है, पॉलीसिस्टोनिक। तो मतलब क्या है, एक ऐसा एमआरएनए जिसके पास एक से ज्यादा जीन के जेनेटिक कोड है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी जीन के ऊपर, है ना, जब किसी एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा जीन के जेनेटिक कोड है, तो इस तरह का जो एमआरएनए होता है उसके पास एक से ज्यादा तरह के प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इसमें लिखा पॉलीसिस्टोन एमआरएनए इज एन एमआरएनए दैट एनकोड्स मल्टीपल प्रोटीन्स एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी बैक्टीरियल एंड द क्लोरोप्लास्ट एमआरएनए। याद रखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि जो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए होता है, ये एक जनरल कैरेक्टर है किसका, यूकार्योटिक सेल का, जबकि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए को बनाने का जो फीचर होता है वो किसका होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, इनका जो इनके अंदर जो एमआरएनए बनता है वो पॉलीसिस्टोनिक टाइप का बन सकता है। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक एंड द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या हमारा, नेक्स्ट स्लाइड ये डिफरेंस दे रखा है कि कॉमन डिफरेंसेस दे रखे हैं बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक एंड द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो देखिए, ये आपको मैंने बता दिया आपको मैंने कि व्हाट इज द मोनोसिस्टोनिक एंड व्हाट इज द पॉलीसिस्टोनिक। तो डिफरेंसेस भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा है कि एमआरएनए विद ए सिंगल सिस्टोन भी, है ना, उसमें क्या लिखा, एमआरएनए विद 2 और मोर सिस्टोन। सिंपल सी बात है। तो क्या है, इट इज फाउंड इन यूकारियोट्स बताया था, और इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, है ना। उसके बाद क्या है, मोस्ट एमआरएनए आर मोनोसिस्टोनिक ओपन रीडिंग फ्रेम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम। अरे सिंपल सी बात है, जब किसी एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड ही सिंगल जीन के हों, तो सीधी सी बात है उसके ऊपर जेनेटिक कोड का जो रीडिंग फ्रेम होगा वो क्या होगा, बिल्कुल वो भी सिंगल ही तो होगा ना भी। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए जो होते हैं उनके ऊपर जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है वो कैसा होता है, वो सिंगल होता है। अब जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है, इनके पास तो क्या होता है, एक से ज्यादा जीन के जेनेटिक कोड होते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए के ऊपर जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है जेनेटिक कोड्स का, वो क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। याद रखिए आप, ठीक है ना। आगे क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रोड्यूसेस मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। जब इस तरह के वो जीन जो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनाते हैं, तो सीधी सी बात है अभी, तो वो जीन जो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनाते हैं, तो ऐसे जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उनसे क्या बनता है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है। उसके बाद बोला कि और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपेरॉन्स प्रोड्यूसेस पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, ठीक है ना। आगे क्या बताया कि मोनोसिस्टोन एमआरएनए कैन प्रोड्यूस सिंगल प्रोटीन एंड पॉलीसिस्टोन एमआरएनए कैन प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोटीन्स भी। तो दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक एंड द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन कि जो जीन रेगुलेशन है वो कितने अलग अलग तरह का होता है। तो याद रखिए, इसमें इसकी टाइप जो है ना अभी 3 दे रखी हैं। इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स 3 टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कैन इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन्स भी। तो देखिए यहां पे एक टर्म आई है ओपेरॉन भी। किसे कहते हैं ओपेरॉन? ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन होता है दैट डीएनए सेगमेंट भी। ओपेरॉन क्या होता है? दैट डीएनए सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट which contains one or more structural genes भी, one or more structural genes। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, that DNA segment which contains one or more structural genes and regulatory genes भी, one or more structural genes and regulatory genes। तो डीएनए का
वो सेगमेंट जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो और उन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी जीन हो, डीएनए के ऐसे सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ओपेरोन भी। इसमें आपको पता है कि प्रोकार्योटिक सेल के केस में तीन तरह के रेगुलेटरी मैकेनिज्म तीन तरह के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कौन से और ये तीनों तरह के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ओपेरोन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन से वो देखिए, एक तो इसमें क्या है इंड्यूसर, एक है रिप्रेसर, एक क्या है भाई एक्टिवेटर्स, याद रखिए, है ना। तो बैक्टीरियल सेल के केस में जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए या फिर ठीक है ना, जीन एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, या फिर ओपेरोन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए तीन तरह के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन से हैं वो, उनमें से एक तो क्या है इंड्यूसर, एक है रिप्रेसर, एक क्या है एक्टिवेटर्स भी। तो देखिए इनको बारी बारी पढ़ेंगे हम कि इंड्यूसर क्या है, रिप्रेसर क्या है और एक्टिवेटर्स क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, तो रिप्रेसर्स देखिए नाम से लग रहा पता, रिप्रेसर रिप्रेस करने वाला, किसी प्रोसेस को रोकने वाला, है ना। एक क्या होता है एक्टिवेटर, किसी प्रोसेस को एक्टिवेट करने वाला, सीधी सी बात है। तो क्या देखिए रिप्रेसर्स एंड एक्टिवेटर्स आर द प्रोटीन्स भी। तो रिप्रेसर और एक्टिवेटर क्या है, ये वो प्रोटीन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल, जो सेल के अंदर बनते हैं। आगे क्या लिखा, बोथ रिप्रेसर्स एंड एक्टिवेटर्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन में। याद रखिए आप, रिप्रेसर और एक्टिवेटर ये दोनों ऐसे प्रोटीन हैं जो जीन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या करके, बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक डीएनए साइट्स भी, बाय द स्पेसिफिक डीएनए साइट्स विच इज लोकेटेड नियर द जीन्स दे कंट्रोल भी। याद रखिए रिप्रेसर और एक्टिवेटर ये दोनों ऐसे प्रोटीन होते हैं जो किसी जीन के साइड बाय साइड अटैच होके उस जीन के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं। याद रखिए, मतलब जो रिप्रेसर है वो जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करेगा और जो एक्टिवेटर है वो जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो जो प्रोटीन जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दे वो रिप्रेसर है, जो जीन के एक्सप्रेशन को ऑन कर दे, एक्टिवेट कर दे, क्या है वो एक्टिवेटर है। याद रखिए, है ना। और रिप्रेसर और जो एक्टिवेटर है ये किसी भी जीन के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए उस जीन के साइड बाय साइड अटैच होते हैं, जो डीएनए के ऊपर अलग से प्रेजेंट होती है, इनको बाइंड करवाने के लिए, ठीक है ना। आगे आप बताया, आगे लिखा कि इन जनरल एक्टिवेटर्स बाइंड टू द प्रमोटर साइट भी। अब बता दिया कि इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया था कि रिप्रेसर और एक्टिवेटर जीन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं डीएनए के ऊपर किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर बाइंड करके, है ना। अब बता दिया कि इस पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि रिप्रेसर कहां पे बाइंड होते हैं और जो एक्टिवेटर है वो कहां पे बाइंड होते हैं। तो उसमें क्या लिखा, इन जनरल एक्टिवेटर बाइंड टू द प्रमोटर साइड भी, है ना। जो एक्टिवेटर होते हैं वो कहां बाइंड होते हैं, वो प्रमोटर साइट के ऊपर बाइंड होते हैं। याद रखिए प्रमोटर साइट क्या होती है, देखिए प्रमोटर साइट डीएनए का वो हिस्सा होता है या फिर प्रमोटर साइट वो जीन्स होते हैं जहां पे एक एंजाइम बाइंड करता है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हमें, आरएनए पॉलीमरेज भी। तो डीएनए के ऊपर मौजूद वो साइट, वो जीन जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करने का काम करता है, ऐसे जीन को, ऐसी साइट को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्रमोटर साइट भी। याद रखिए, तो जो एक्टिवेटर होते हैं वो कहां बाइंड करते हैं, विद द प्रमोटर साइट, व्हाइल रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर साइट। याद रखिए, जैसे डीएनए के ऊपर एक प्रमोटर जीन होता है वैसे ही डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक ऑपरेटर जीन होता है। ये जो ऑपरेटर जीन होता है डीएनए के ऊपर, ये प्रमोटर के ठीक साइड में होता है। जैसे कि ये कोई डीएनए सेगमेंट है, ये कोई डीएनए सेगमेंट है, ये प्रमोटर साइट है, तो ये इसके ठीक आगे की तरफ क्या मिलेगी आपको, ऑपरेटर साइट मिलेगी। याद रखिए, ठीक है ना। तो याद रखिए एक्टिवेटर क्या है, एक्टिवेटर्स वो प्रोटीन है जो डीएनए के ऊपर कहां बाइंड करते हैं, विद द प्रमोटर साइट, और रिप्रेसर वो प्रोटीन है जो डीएनए के साथ कहां बाइंड करते हैं, विद द ऑपरेटर साइट। याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो कहां है, वो प्रमोटर के ठीक साइड में प्रेजेंट होता है। अगर ऑपरेटर के साथ कोई रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड हो रखा है ना भी,
तो उस कंडीशन में प्रमोटर के साथ कोई आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बाइंड नहीं हो सकता, याद रखिए आप। अगर प्रमोटर के साथ, आपको मैंने बताया कि जो प्रमोटर है ये वो जीन है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जुड़ के स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाता है। लेकिन एक बात क्या है, जब तक प्रमोटर के साइड में जो ऑपरेटर साइट है, जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा तब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं कर सकता। मतलब तब तक स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर नहीं जा सकते। कोई किसी भी तरह के एमआरएनए का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। एमआरएनए के प्रोडक्शन के बगैर किसी भी तरह के प्रोटीन का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब जो जीन्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो क्या रहेंगे, स्विच ऑफ रहेंगे, याद रखिए आप। तो बताया कि जो एक्टिवेटर्स हैं वो डीएनए के ऊपर कहां बाइंड करते हैं, विद द प्रमोटर साइट, और जो रिप्रेसर होते हैं वो कहां बाइंड करते हैं, विद द ऑपरेटर साइट में। आगे बता दिया कि जो रिप्रेसर्स होते हैं, रिप्रेसर्स प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन एक्सप्रेशन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस भी, है ना। जो रिप्रेसर होते हैं वो जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं, है ना। वेयर एज एक्टिवेटर्स इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन, जबकि जो एक्टिवेटर होते हैं वो जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करते हैं, और जो रिप्रेसर होते हैं वो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको होने से रोकते हैं। आगे बता कि इंड्यूसर क्या होते हैं। इंड्यूसर्स आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल और दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्स एनवायरनमेंट भी, याद रखिए। इंड्यूसर जो होते हैं, इंड्यूसर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो जिन्हें कोई सेल टाइप खुद बना सकती है, या फिर ये सेल के आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। क्या बताया, जो इंड्यूसर्स होते हैं, इंड्यूसर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी सेल टाइप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल किसी सेल के आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे आता है इंड्यूसर्स आइदर एक्टिव और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन भी, याद रखिए। जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर जो है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट या रिप्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द सेल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। याद रखिए आप, जो इंड्यूसर्स हैं वो किसी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट या फिर क्या उसको सप्रेस कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट क्या होता है, वो केमिकल जिनके ऊपर एंजाइम काम करते हैं क्या कहलाते हैं, वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है ना। तो अमाइलेज एक एंजाइम है और स्टार्च क्या हो गया, उसका सबस्ट्रेट हो गया, याद रखिए आप, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्टिवेट करके जिन एंजाइम्स को बनाया जाएगा, क्या उन एंजाइम्स के सबस्ट्रेट सेल के पास प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं है, या वो देखा जाएगा भी। तो उसी हिसाब से जो इंड्यूसर है वो सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की रेट को इंक्रीज या क्या है, डिक्रीज कर सकता है। तो ये इसमें हमने पढ़ा कि व्हाट आर द रिप्रेसर्स, व्हाट आर द एक्टिवेटर्स एंड व्हाट आर द इंड्यूसर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट यहां पे इसमें बता रखा है कि व्हाट इज द ओपेरॉन भी, आपको मैंने बताया पहले ओपेरॉन क्या होता है। एन ओपेरॉन इज ए क्लस्टर ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन भी। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन का एक ऐसा क्लस्टर है दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर टू गिव ए सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल भी, याद रखिए आप। ओपेरॉन क्या भी, ओपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन्स का एक ऐसा ग्रुप है, कैसा ग्रुप भी, जो ट्रांसक्राइब्ड होके एक सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जीन तो हैं बहुत सारे, है ना, जीन तो क्या है, जीन्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन उन जीन्स के अकॉर्डिंग जो एमआरएनए बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो सिंगल बन रहा है ना। और याद रखिए, और एक आपको बताया था मैंने कि एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड हो, ऐसा एमआरएनए क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो याद रखिए, जीन रेगुलेशन जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, है ना। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही क्या बनता है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, याद रखिए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का प्रोडक्शन करना, इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, नोट द यूकैरियोटिक सेल्स, याद रखिए आप, ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया कि ओपेरॉन क्या भी, ओपेरॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसके पास दो या दो से ज्यादा
स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं या फिर एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और उन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। तो उसमें देखिए, पढ़ लीजिए आप कि इसमें लिखा कि ओपेरोन एक क्लस्टर अभी है ना, एक ग्रुप है पूरा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का भी, जो ट्रांसक्राइब्ड होके क्या बनाते हैं, जो इकट्ठा ट्रांसक्राइब्ड होते हैं और इकट्ठा ट्रांसक्राइब्ड होके क्या बनाते हैं, ये एक सिंगल एमआरएनए बना के देते हैं, विच देयरफॉर एनकोड से मल्टीपल प्रोटीन, है ना। और ये एमआरएनए जिसके पास अब एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड हैं, ये सेल को मल्टीपल प्रोटीन क्या करता, बना के देता है। आगे लिखा, ओपेरोन आल्सो कंटेन्स रेगुलेटरी जीन्स, प्रमोटर जीन्स एंड ऑपरेटर साइट विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स भी। याद रखिए, ओपेरोन के ऊपर स्ट्रक्चरल जीन्स के अलावा रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं और प्रमोटर जीन भी होते हैं, ऑपरेटर साइट भी होती है। और ये प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर, ये तीनों जीन ऐसे हैं जो मिलके स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे डायग्राम के अंदर ये आपको दिखाया गया है ओपेरोन भी, है ना। आपको मैंने बताया कि ओपेरोन क्या है, ओपेरोन डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और उन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी जीन होते हैं, याद रखिए। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये जो आई है, आई इंडिकेट द रेगुलेटरी जीन, P indicate the promoter side, O indicate the operator side and XYZ these are the structural genes भी। याद रखिए, ये तो XYZ ये है स्ट्रक्चरल जीन जो सेल को किसी एक स्पेशल टाइप का क्या है, जो सेल को कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बना के देंगे। और जबकि रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और क्या भी ऑपरेटर जीन भी, ये तीनों वो जीन है जो इन स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को रेगुलेट करने में क्या करेंगे, सेल की हेल्प करेंगे। मतलब कि ये तीनों जीन मिलके इन स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। मतलब कि इनको ये स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपेरोन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपेरोन। बताया आपको मैंने ये कि प्रमोटर, ऑपरेटर और क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर क्या होता है, ये अपस्ट्रीम सीक्वेंस है टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। याद रखिए आप, यहां पे एक टर्म आई है अपस्ट्रीम सीक्वेंस भी, मतलब डीएनए के ऊपर अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहते किसे हैं। तो देखिए इसमें आपको देखिए ये डायग्राम जो मैंने आपको बता रखा है, यहां पे ये ओपेरोन दिखा रखा है, यहां पे क्या दिखा रखा है, ओपेरोन भी। यहां पे ओपेरोन के अंदर क्या देखिए, ये रेगुलेटरी जीन है, ये प्रमोटर जीन, ये क्या है, ऑपरेटर जीन है, और ये क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन भी। तो देखिए ये पॉइंट, ये रहा, ये वाला पॉइंट भी, ये वो पॉइंट है जहां से स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो याद रखिए इस पॉइंट के इस तरफ क्या है, इस पॉइंट के इस तरफ ऑपरेटर है, प्रमोटर है और क्या है, रेगुलेटर है। और इस पॉइंट के इस तरफ क्या है, बोलो, ये स्ट्रक्चरल जीन से याद रखिए, एक्स, वाई और जेड। अब पता क्या होता है, बात यह है कि ये जो साइट है ना अभी, जो रेगुलेटरी जीन के बीच में और ओपेरोन के बीच में है, ये रहा। तो इस साइट को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। क्या कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज द, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किसका होगा, वो होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का भी। और स्ट्रक्चरल जीन शुरू कहां से है, स्ट्रक्चरल जीन इस पॉइंट से शुरू है ना। तो मतलब क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी शुरू कहां से होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी इसी साइट के ऊपर से तो स्टार्ट होगा ना। तो याद रखिए ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। याद रखिए अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के राइट साइड वाला इस तरफ का जो हिस्सा है वो डाउन स्ट्रीम रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम रीजन। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के इस तरफ का मतलब कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द अप स्ट्रीम साइड, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपस्ट्रीम रीजन का और डाउन स्ट्रीम रीजन का के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो वो साइट जो मतलब कि वो डीएनए सेगमेंट, मतलब कि डीएनए का वो हिस्सा, वो रीजन जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के राइट साइड में मौजूद है, क्या है, इट इज कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम रीजन। और वो हिस्सा जो इसके लेफ्ट में है, इट इज कॉल्ड एज द अपस्ट्रीम रीजन। याद रखिए, बिल्कुल आसान तरीका याद रखने का, डाउन स्ट्रीम रीजन को और किसको, अपस्ट्रीम रीजन को। याद रखिए। एक खास बात और है, एक खास बात यह है
कि अगर हम डीएनए के ऊपर डाउन स्ट्रीम रीजन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं आपको, अगर हम डीएनए के अंदर डाउन स्ट्रीम रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे ना भी, याद रखिए, मतलब कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से किसकी तरफ बढ़ेंगे, टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम रीजन, तो डाउन स्ट्रीम रीजन की तरफ जब बढ़ेंगे और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से डाउन स्ट्रीम रीजन की तरफ बढ़ते हुए जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे ना भी, जितने भी यहां पे न्यूक्लियोटाइड के नंबर आएंगे, उन न्यूक्लियोटाइड को हम क्या करेंगे भी, हम उनको हम प्लस में काउंट करेंगे। मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक है न्यूक्लियोटाइड जो थे वो कितने आए, 100 आए भी, तो क्या बोलेंगे, इनको हम लिखेंगे प्लस से 100 भी, है ना। अगर 50 है तो क्या बोलेंगे, प्लस से 50, है ना। और याद रखिए, और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है इससे हम अपस्ट्रीम रीजन की तरफ मूव करते हैं, तो अपस्ट्रीम रीजन की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे ना उनको हमें नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है इससे हम 30 न्यूक्लियोटाइड दूर आ गए हम, तो क्या लिखेंगे इसको, -30 से इसको इंडिकेट करेंगे, याद रखिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से जा रहे हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम रीजन, तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे इनको हम किसमें काउंट करेंगे, इन द नेगेटिव साइन, और डाउनस्ट्रीम की तरफ किसमें काउंट करेंगे, इन द पॉजिटिव साइन, याद रखिए, ठीक है ना। यहां पे इसमें बताया कि जो प्रमोटर है वो क्या है, प्रमोटर एक अपस्ट्रीम सीक्वेंस है ना, टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद, मतलब जो प्रमोटर है वो क्या है, बोलो, जो प्रमोटर है, जो देखिए ये तो क्या है, एक्स वाई जेड, ये तीनों के यहां से लेके यहां तक क्या है, दे आर द स्ट्रक्चरल जीन भी, है ना। और जो प्रमोटर है वो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम मौजूद है, याद रखिए, है ना, कोई ने बताया भी। आगे देखिए इसमें क्या है, उसके बाद ऑपरेटर भी, सेगमेंट ऑफ डीएनए टू विच रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड, आपको मैं बता चुका हूं, ऑपरेटर वो साइट है जहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है। स्ट्रक्चर अब किसकी बारी है, स्ट्रक्चर जीन कौन से होते हैं, जीन दैट आर कलेक्टिवली रेगुलेटेड बाय द ओपेरोन एंड विच एनकोड मल्टीपल प्रोटीन भी, याद रखिए, स्ट्रक्चरल जीन वो जीन्स होते हैं जो जिनके पास एक या एक से ज्यादा प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। तो आगे देखिए क्या है, आगे हम बढ़ेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन, याद रखिए, जो जीन रेगुलेशन है बैक्टीरियल सेल के केस में वो दो तरह का पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कौन सा, एक तो होता है इंड्यूसिबल ओपेरोन, एक कौन सा होता है, रिप्रेसिबल ओपेरोन भी। तो देखिए इंड्यूसिबल ओपेरोन में और रिप्रेसिबल ओपेरोन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एन इंड्यूसिबल ओपेरोन इज वन हुज एक्सप्रेशन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू एन एनहांसर, एन इंड्यूसर और ए पॉजिटिव रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल लैक ओपेरोन भी, याद रखिए। तो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन क्या होता है, तो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन इट इज वन हुज एक्सप्रेशन भी, याद रखिए, तो इंड्यूसिबल ओपेरोन वो ओपेरोन होता है भी जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसके रिस्पॉन्स में, किसी एनहांसर के रिस्पॉन्स में, या फिर किसी इंड्यूसर के रिस्पॉन्स में, या फिर किसी पॉजिटिव रेगुलेटर के रिस्पॉन्स में भी। तो क्या बताया कि देखिए मतलब क्या इंड्यूसिबल का, इंड्यूसिबल का मतलब होता है इंड्यूस करना, सीधी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंड्यूसिबल, इंड्यूस करने वाला, है ना, बनवाने वाला। अरे होता है रिप्रेसर, है ना, रिप्रेसिबल मतलब कि रिप्रेस करने वाला, है ना, ब्लॉक करने वाला। तो याद रखिए इंड्यूसिबल ओपेरोन वो ओपेरोन होता है जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, कब, किसके रिस्पॉन्स में भी, एनहांसर के रिस्पॉन्स में भी। क्या देखिए एनहांसर भी क्या होता है, जैसे डीएनए के ऊपर प्रमोटर ऑपरेटर वगैरह होते हैं ना, वैसे डीएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंस होती हैं ऐसी जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एनहांसर भी। मतलब क्या होता है एनहांस का, एनहांस मतलब बढ़ावा देना, प्रमोट करना, है ना। तो याद रखिए जैसे प्रमोटर ऑपरेटर वगैरह होते हैं डीएनए के ऊपर, वैसे ही डीएनए के ऊपर एनहांसर नाम की सीक्वेंस भी होती है ना। वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, तो यहां पे हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि इंड्यूसिबल ओपेरोन वो ओपेरोन होता है जिसका एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है, किसके रिस्पॉन्स में, एनहांसर के रिस्पॉन्स में, इंड्यूसर के रिस्पॉन्स में, या फिर किसी पॉजिटिव रेगुलेटर के रिस्पॉन्स में भी। और इंड्यूसिबल ओपेरोन का जो एग्जांपल है वो क्या है, द एग्जांपल ऑफ द
इंड्यूसिबल ओपेरॉन इज द लैक ओपेरॉन भी। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर आगे हम लैक ओपेरॉन को ही पूरा पढ़ेंगे सारा का सारा भी, कि लैक ओपेरॉन क्या है। एक कौन सा होता है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। कौन सा होता है? A repressible operon is the type of the operon in which the transcription of gene is repressed by the presence of a particular substance weight। तो रिप्रेसिबल, जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। कब? जब कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे, तो ज्यादा तो नहीं बताएंगे इसके बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? हम रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। और रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन का एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, इसको, जिसका नाम है टीआरपी ओपेरॉन। यहां पे टीआरपी का मतलब है ट्रिप्टोफान विच इज ए टाइप ऑफ द अमीनो एसिड, है ना। ट्रिप्टोफान ओपेरॉन भी ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है। और टीआरपी ओपेरॉन एक रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन है। आपको मैंने बताया कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन ऐसे ओपेरॉन होते हैं जिनका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? रिप्रेस, जिनका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। कब भी? जब सेल के पास कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। देखिए तो टीआरपी क्या है? एक एग्जांपल है किसका? रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन का भी। याद रखिए यहां पे रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन के अंदर क्या होता है? रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन के अंदर जो रिप्रेसर होता है वो खुद ट्रिप्टोफान होता है। याद रखिए आप, कौन होता है? ट्रिप्टोफान होता है। यहां पे एक को रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है। मतलब आप इतना ध्यान रखिए, जब सेल के अंदर ट्रिप्टोफान नहीं होता ना, जब सेल के पास ट्रिप्टोफान नहीं होता तो बैक्टीरियल सेल टीआरपी ओपेरॉन को ओन कर देती है और ऐसे जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जिनके एक्टिवेट होने से ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोटीन एंजाइम सेल के अंदर बनते हैं जो सेल को ट्रिप्टोफान बना के दे देते हैं। लेकिन जब सेल के पास ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होता है तो सेल टीआरपी ओपेरॉन को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसके पास जब सेल को टीआरपी अपने एनवायरमेंट से अवेलेबल हो रहा है तो वो और टीआरपी बना के क्या करेगी, है ना। इसलिए जब टीआरपी सेल के पास अवेलेबल नहीं होता है तो सेल टीआरपी ओपेरॉन को ब्लॉक कर देती है। सॉरी, जब सेल के पास टीआरपी नहीं होता तो वो टीआरपी ओपेरॉन को ऑन कर देती है ताकि ट्रिप्टोफान वो बना सके। और जब सेल को टीआरपी एनवायरनमेंट में से मिल जाता है तो वो टीआरपी ओपेरॉन को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसको टीआरपी अब कहां से अवेलेबल हो रहा है? आउटर एनवायरनमेंट से, है ना। तो याद रखिए, तो टीआरपी ओपेरॉन कब ब्लॉक हो रहा है? जब सेल के पास टीआरपी प्रेजेंट हो, बाहर से उसको मिल जाए। तो टीआरपी क्या है? ये टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफान ही वो पार्टिकुलर सब्सटेंस है टीआरपी ओपेरॉन के अंदर जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन को के फंक्शन को क्या कर देता है? एक्सप्रेस होने से रोक देता है। ठीक है ना। तो आगे इसमें देखिए आप, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे पूरा भी, है ना। तो याद रखिए रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन हम नहीं पढ़ेंगे, हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ लैक ओपेरॉन को ही पढ़ेंगे, जो कि क्या है? टाइप ऑफ द इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। देखिए इसमें क्या है, तो लैक ओपेरॉन भी इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है देखिए। लैक ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई कंटेन जीन्स इन्वॉल्व्ड इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। याद रखिए, तो यहां पे लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है? यहां पे जो ये लैक है ना भी, ये लैक इंडिकेट कर रहा है किसको? लैक्टोज को। याद रखिए, जो लैक है किसको इंडिकेट कर रहा है? लैक इंडिकेट द क्या? लैक्टोज। और ओपेरॉन क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो और उन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी जीन हो, है ना। तो लैक ओपेरॉन क्या भी? लैक ओपेरॉन डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके पास लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले स्ट्रक्चरल जीन है और इन लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी जीन है। दैट टाइप ऑफ डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एज द लैक ओपेरॉन भी, है ना। तो यहां पे लैक मतलब लैक्टोज, ओपेरॉन मतलब वो डीएनए सेगमेंट जिसके पास लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले स्ट्रक्चरल जीन है और उन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले कुछ रेगुलेटरी जीन याद रखिए, है। तो डीएनए के इस तरह के सेगमेंट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज द लैक ओपेरॉन भी। तो बताया आपको मैंने कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो लैक ओपेरॉन है उसके पास
कुछ ऐसे जीन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी। ठीक है, देखिए लैक्टोज होता क्या है, लैक्टोज इज ए टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो लैक्टोज है वो क्या है, ए टाइप ऑफ द डाइसैकेराइड भी। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी लैक्टोज क्या है, टाइप ऑफ द डाइसैकेराइड। डाई मतलब टू, सैकेराइड मतलब शुगर भी। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर शुगर के कितने मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल हो, वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द डाइसैकेराइड भी। याद रखिए लैक्टोज के अंदर शुगर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं भी, एक तो होता है गैलेक्टोज भी, क्या होता है गैलेक्टोज, एक होता है ग्लूकोज भी। अगर हम गैलेक्टोज को और ग्लूकोज को आपस में जोड़ दें तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज इज कॉल्ड एज द लैक्टोज भी। ठीक है ना, एक तरह का डाइसैकेराइड शुगर, एक तरह की जिसे बैक्टीरियल सेल यूज कर सकती है एज ए एनर्जी सोर्स भी। ठीक है ना, जिसे सेल एनर्जी लेने के लिए इस्तेमाल में ले सकती है। आगे इसमें देखिए, 2 रेगुलेटर्स टर्न द ऑपेरॉन ऑन एंड ऑफ इन रिस्पॉन्स टू लैक्टोज और एंड द ग्लूकोज लेवल भी। तो यार देखिए यहां पे ना 2 चीजें हैं, क्या चीज, एक तो है लैक्टोज और एक क्या है भी ग्लूकोज भी। तो सेल के अंदर लैक्टोज का लेवल और सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल हमें जो लैकोपेरोन को क्या कर देंगे, या तो ऑन कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे। याद रखिए आप, तो क्या बताया इसमें कि द 2 रेगुलेटर्स टर्न द क्या ऑपेरॉन ऑन एंड ऑफ इन रिस्पॉन्स टू क्या लैक्टोज एंड ग्लूकोज लेवल भी। याद रखिए लैकोपेरोन सेल में स्विच ऑफ होगा या फिर स्विच ऑन होगा, ये डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि जो बैक्टीरियल सेल है, जो इकोलाई बैक्टीरिया, उसके अंदर ग्लूकोज और लैक्टोज का जो लेवल है वो क्या है। ठीक है ना, आगे सारे वो पढ़ेंगे किसी चीज के अंदर भी हम। यहां पे एक तो क्या मौजूद है, द लैक रिप्रेसर एंड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। बात ये है, एक बात आप ध्यान रखना, लैक्टोज और ग्लूकोज की अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछें कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसका फेवरेट फ्यूल कौन सा है, मतलब कि वो ज्यादा यूज करके किसको खुश, अभी मतलब कि वो लैक्टोज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है या फिर वो ग्लूकोज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर ये है कि लैक्टोज इज नॉट द फेवरेट फूड ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया। जो लैक्टोज है, लैक्टोज इकोलाई बैक्टीरिया का फेवरेट फ्यूल नहीं है। उसका फेवरेट फ्यूल कौन है, उसका फेवरेट फ्यूल है कौन है, ग्लूकोज। याद रखिए भैया, ठीक है ना, तो याद रखिए इकोलाई बैक्टीरिया, जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो लैकोपेरोन को सिर्फ तब ही एक्टिवेट करता है जब उसके पास ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बहुत ही डाउन होता है। याद रखिए, जब उसकी मजबूरी हो कि ग्लूकोज तो है नहीं, अब तो लैक्टोज प्रेजेंट है, और लैक्टोज के अंदर क्या है, लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज होता है। बता था आपको मैंने कि लैक्टोज के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका होता है, गैलेक्टोज का, एक मॉलिक्यूल किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। तो सेल, एक इकोलाई बैक्टीरिया लैकोपेरोन को सिर्फ तब एक्टिवेट करता है, कब भी उसके अंदर लैकोपेरोन सिर्फ तब स्विच ऑन होता है जब उसके पास ग्लूकोज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती। याद रखिए, उसकी मजबूरी होती है, तब उसको लगता है कि ग्लूकोज तो अब है नहीं, तो लैक्टोज को तोड़ के क्यों ना ग्लूकोज को निकलवा लिया जाएगी, है ना। तो क्योंकि ना लैक्टोज उसका फेवरेट फ्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि लैक्टोज के अंदर जो ग्लूकोज है वो गैलेक्टोज के साथ बाउंड है, और अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज की ग्लूकोज यूज में लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है, जो β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्म में होता है, तो पहले बैक्टीरिया को ना वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको क्या बनवाने पड़ेंगे, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, उसको फिर प्रोटीन्स बनवाने पड़ेंगे, और जो प्रोटीन्स है वो कौन बनाएगा, वो जीन बनाएंगे। कौन से जीन, स्ट्रक्चरल जीन बनाएंगे। मतलब क्या है, अगर इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज को एज ए एनर्जी सोर्स यूज में लेता है तो उसको लैक्टोज मेटाबोलाइज करने वाले, लैक्टोज को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं वो उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसके लिए इकोलाई को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी, इसको खर्च करनी पड़ेगी। याद रखिए, ठीक है ना। तो वही बात है इसके अंदर, इसलिए जो लैक्टोज है इट इज नॉट फेवरेट फ्यूल ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया, है ना। और उसका जो फेवरेट फ्यूल कौन है, वो ग्लूकोज होती है, क्योंकि ग्लूकोज को वो बिल्कुल, तो ग्लूकोज को वो रेस्पिरेशन के अंदर एक डायरेक्ट वे में क्या कर सकता है, यूज में उसको ले सकता है, उसको कोई ऐसा
कोई खासा उसको मेटाबॉलाइज करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो याद रखिए आप, तो ये इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ये तो हो गया हमारा भी। तो इसमें बताया आपको कि दो रेगुलेटर हैं, दो रेगुलेटर है, कौन से, एक तो है लैक रिप्रेसर, एक क्या है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। याद रखिए कौन से हैं, लैक रिप्रेसर और एक क्या है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। देखिए लास्ट की स्लाइड के अंदर आपको मैंने बताया था कि इंड्यूसर क्या होते हैं और रिप्रेसर क्या होते हैं, एक्टिवेटर क्या होते हैं, है ना। तो याद रखिए इसमें आपको मैंने बताया कि दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं भी, कौन से, एक तो है कौन सा भी, एक तो है रिप्रेसर। आपको पता है रिप्रेसर क्या होते हैं, रिप्रेसर वो प्रोटीन होते हैं जो कहां बाइंड करते हैं, विद द ऑपरेटर, है ना, और जो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देते हैं। जबकि एक्टिवेटर कौन से होते हैं, जबकि एक्टिवेटर वो प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोमोटर या उसके आसपास की जगह पे जुड़ के क्या कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के होने को स्पीड अप कर देते हैं, उसको उसकी रेट को बढ़ा देते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं, उसको एनहांस कर देते हैं, है ना। आगे देखिए लैक रिप्रेसर एक्ट एज लैक्टोज सेंसर भी। क्या बताया आपको मैं कि लैक रिप्रेसर मतलब यहां पे देखिए दो लैकोपेरोन के अंदर दो रेगुलेटर बताए, कौन से, एक तो लैक रिप्रेसर, एक क्या है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो यहां पे पहले बता रखा है कि लैक रिप्रेसर क्या है, व्हाट इज द लैक रिप्रेसर। देखिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको मैंने पहले दे रखा है कि जो रिप्रेसर होते हैं वो ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं। यहां पे देखिए अब क्योंकि हम टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं, लैकोपेरोन, और लैकोपेरोन के अंदर जो रिप्रेसर है उसको क्या बोला जाएगा, उसको लैक रिप्रेसर का नाम देंगे। तो देखिए लैक रिप्रेसर क्या होते हैं, द लैक रिप्रेसर एक्ट एज द लैक्टोज सेंसर भी। जो ये लैक रिप्रेसर है, लैक रिप्रेसर ऐसे प्रोटीन्स अभी जो जो लैक्टोज सेंसर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि जो जिनकी एक्टिविटी है ना, कि जिनकी एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि सेल के अंदर लैक्टोज है कि नहीं है। याद रखिए मतलब कि ये लैक्टोज के सेंसर है जो सेल के अंदर इस बात का, जो सेल को इस बात का पता देते हैं, जो सेल को इस बारे में बताते हैं कि एक तरह से कि सेल के पास लैक्टोज अवेलेबल है कि नहीं है। याद रखिए, है ना, मतलब जो लैक रिप्रेसर इनकी एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि लैक्टोज है या फिर लैक्टोज नहीं है। याद रखिए क्या, देखिए it normally block the transcription of operon but stops acting as a repressor when lactose is present भी। क्या होता है इसमें बताया कि लैक रिप्रेसर नॉर्मली क्या करते हैं, बोलो, ब्लॉक करते हैं किसको, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरोन भी। लैक रिप्रेसर नॉर्मली ओपेरोन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। कब कब करते हैं ब्लॉक, याद रखिए जब सेल के पास लैक्टोज नहीं होता ना भी, जब सेल में लैक्टोज एब्सेंट होता है उस कंडीशन में जो लैक रिप्रेसर है वो ओपेरोन का ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि जब सेल के पास लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो स्ट्रक्चरल जीन है सेल्स उनको स्विच ऑफ ही रखेगी, है ना। और जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ करने का जो काम होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक रिप्रेसर को दी गई होती है ना। बताना कि जो लैक रिप्रेसर है वो लैक्टोज सेंसर है भी, मतलब जब सेल के अंदर लैक्टोज नहीं होगा ना भी तो लैक रिप्रेसर इस बात को पहचान लेगा कि सेल के पास लैक्टोज नहीं है, और ये लैक रिप्रेसर सीधा कहां जाके बाइंड होगा, ऑपरेटर के साथ। और ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर के बिल्कुल साइड में होती है। और आपको मैंने बताया था कि जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहता है तब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होगा तब तक स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, और जब तक स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तब तक सेल के अंदर कोई प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेंगे। कौन से एंजाइम, जो सेल के अंदर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं। इसने क्या लिखा कि नॉर्मली लैक रिप्रेसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। आगे क्या लिखा, बट स्टॉप्स एक्टिंग एज ए रिप्रेसर। लेकिन ये लैक रिप्रेसर उस कंडीशन में तब ये लैक रिप्रेसर तब रिप्रेसर की तरह बिहेव करना बंद कर देते हैं कब, जब सेल के अंदर क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना।
तो जब सेल में लैक्टोज एब्सेंट है तो ये लैक रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन जब सेल के पास लैक्टोज होता है ना भी, उस कंडीशन में जो लैक रिप्रेसर है इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है। मतलब उस कंडीशन में ये ऑपरेटर के ऊपर से हट जाते हैं, और जब ऑपरेटर के ऊपर कोई रिप्रेसर बाइंड नहीं होता तब प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड कर सकता है और स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो सकता है, और फिर ऐसे प्रोटीन और एंजाइम बन सकते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए। आगे ताकि जो लैक रिप्रेसर है, लैक रिप्रेसर सेंसेस लैक्टोज इनडायरेक्टली थ्रू इट्स आइसोमर एलोलैक्टोज भी। याद रखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि रिप्रेसर एक्टिवेट तो तब होते हैं जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, और ये डीएक्टिवेट मतलब कि काम करना कब बंद कर देते हैं, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के आते हैं कि जब सेल के पास लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखिए आप, लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर काम कर रहा है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर काम नहीं कर रहा। पता क्या होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है ना तो वो लैक्टोज ही रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको ऑपरेटर के साथ जुड़ने से रोक देता है। आपको मैंने क्या बताया था, रिप्रेसर कहां बाइंड होके काम करते हैं, रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होके काम करते हैं, है ना। रिप्रेसर कहां बाइंड होते हैं, रिप्रेसर बाइंड होते हैं विद द ऑपरेटर, और ऑपरेटर के साथ बाइंड होके वो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं। और कब काम करते हैं, जब लैक्टोज नहीं होता है। जब लैक्टोज होता है ना भी, तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होके उस रिप्रेसर को ऑपरेटर के ऊपर से हटा देता है, ताकि प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाए और स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट होके ट्रांसक्राइब्ड होके ऐसे एंजाइम सेल में बनवा दें जो लैक्टोज को तोड़ने में, उसको मेटाबोलाइज करने में क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको मैंने बताया कि रिप्रेसर की एक्टिविटी को कौन ब्लॉक कर रहा है, खुद लैक्टोज ब्लॉक करता है ना। उसको ऑपरेटर के ऊपर से कौन हटवाता है, उसको ऑपरेटर के ऊपर से हटाने का जो काम होता है वो खुद लैक्टोज करता है। लेकिन लैक्टोज इस काम को डायरेक्ट वे में नहीं करता। जब लैक्टोज सेल के पास होता है ना भी, जब सेल के पास लैक्टोज होता है तो सेल उस लैक्टोज की कुछ फॉर्म को कन्वर्ट कर देती है एक दूसरे केमिकल के अंदर, जो लैक्टोज का आइसोमर है, जिसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज द एलोलैक्टोज। क्या कहते हैं इसको हम, एलोलैक्टोज। मतलब लैक रिप्रेसर को, जो लैक रिप्रेसर है उसको कौन ब्लॉक कर रहा है, लैक्टोज। लेकिन बट इन नो डायरेक्ट वे, है ना। बट लैक्टोज लैक रिप्रेसर के फंक्शन को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज बट इन द फॉर्म ऑफ द एलोलैक्टोज। ठीक है ना। और याद रखिए लैक्टोज में और जो ये है कौन सा हमारा, द एलोलैक्टोज भी। तो लैक्टोज के अंदर और एलोलैक्टोज के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, लैक्टोज के अंदर क्या चीजें होती है, लैक्टोज के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका होता है, लैक्टोज का, एक किसका होता है, ग्लूकोज का। अगर हम लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज के केस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जबकि जो एलोलैक्टोज होता है, तो एलोलैक्टोज के केस में गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो β1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। याद रखिए ये कॉमन डिफरेंस होता है सिर्फ भी। लैक्टोज के अंदर कौन सा बॉन्ड है, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और एलो के अंदर कौन सा बॉन्ड है, β1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लैक रिप्रेसर के फंक्शन को जो लैक्टोज है वो किस फॉर्म में ब्लॉक करता है, इन द फॉर्म ऑफ द एलोलैक्टोज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द लैक्टोज। याद रखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारा भी, उसके बाद है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। आपको मैंने बताया कि लैकोपेरोन को ऑन और ऑफ करने, लैकोपेरोन जो है ऑन और ऑफ कब होता है, जब लैक्टोज और ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर, मतलब कि देखा जाएगा कि लैक्टोज और ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर कैसा है। और ये चीज सेंस कौन करता है, इस चीज को कौन सेंस करता है, लैक्टोज का लेवल कितना है, ग्लूकोज का लेवल कितना है। इन दोनों के लेवल को सेंस करने के लिए सेल के पास क्या मौजूद है, बोलो, लैक रिप्रेसर और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। अब लैक रिप्रेसर कैसे काम करता है ये आपको मैंने बता दिया, है ना। अब हम देखेंगे कि जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है ये काम कैसे करेगा। याद रखिए
कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एक्ट एज ए ग्लूकोज सेंसर भी। जैसे लैक रिप्रेसर क्या है, लैक्टोज सेंसर है, वैसे ही कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो बेटा ग्लूकोज सेंसर है। याद रखिए क्या है, इट इज ए ग्लूकोज सेंसर। जैसे लैक रिप्रेसर सेल के अंदर ये पता लगाता है कि लैक्टोज है कि नहीं है, लैक्टोज है तो काम करना शुरू कर, लैक्टोज है तो काम करना बंद कर देता है, लैक्टोज नहीं है तो काम करना शुरू कर देता है। वैसे ही कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज सेंसर है ना, जो सेल के अंदर ग्लूकोज के लेवल को सेंस करेगा कि ग्लूकोज का लेवल सेल में कितना है ना, हाई है, मॉडरेट है या फिर लो है ना। क्या बताया, इट एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरोन बट ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर लो। याद रखिए आप, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिवेट होते हैं कब भी, जब सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है। क्या बताया मैंने आपको, देखिए लैक रिप्रेसर ऑन कब होता है, जब लैक्टोज अब्सेंट हो, और लैक रिप्रेसर एक्टिवेट कब होता है, बल्कि लैक रिप्रेसर एक्टिवेट कब होता है, जब लैक्टोज अब्सेंट हो, और लैक रिप्रेसर डीएक्टिवेट कब होता है, जो जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। वैसे क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन काम कब करता है, जब ग्लूकोज लेवल कम हो, और काम करना कब बंद कर देता है, जब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर जब ग्लूकोज लेवल हाई हो। याद रखिए आप। तो क्या बताया इसके अंदर हमने कि इट एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरोन भी। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ओपेरोन के ट्रांसक्रिप्शन को तब एक्टिवेट करता है कब, जब ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम होता है ना। कैप सेंसेस ग्लूकोज इनडायरेक्टली थ्रू द हंगर सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक एएमपी। पता क्या होता है, अब जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, क्या बताया आपको, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कब काम करता है, जब ग्लूकोज लेवल कम हो, और काम करना कब बंद कर देता है, जब ग्लूकोज लेवल हाई हो। अब जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, इसको इस बात का पता लगता कैसे है कि ग्लूकोज का लेवल बैक्टीरिया के अंदर हाई है या फिर अब लो है। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन को ग्लूकोज के लेवल का पता एक दूसरे केमिकल के थ्रू लगता है, और उस दूसरे केमिकल को क्या कहते हैं, उस दूसरे केमिकल को हम कहते हैं हंगर सिग्नल। क्या बोलते हैं, जिस केमिकल के थ्रू कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन को ग्लूकोज के लेवल का पता चलता है, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द हंगर सिग्नल। और हंगर सिग्नल के रूप में कौन काम करता है, साइक्लिक एएमपी, और सिंपली यू कैन से द सीएएमपी। साइक्लिक एएमपी वो हंगर मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन को क्या लगेगा पता कि सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है या फिर कम है ना। मतलब क्या इस चीज का, जब सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है ना भाई, तो याद रखिए दोनों चीजें ना डिपेंड करती है, क्या कि लो ग्लूकोज लेवल, क्या लिखा, लो ग्लूकोज लेवल। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है ना भाई, तो ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा तो क्या होगा भाई, तो हाई साइक्लिक एएमपी लेवल भी, हाई साइक्लिक एएमपी लेवल। जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा ना भी, तो बैक्टीरिया के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, और जब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है बोलो, साइक्लिक एएमपी बाइंड विद द सीएपी, मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। और जैसे ही कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ कौन जुड़ता है, सीएएमपी जुड़ता है, तो सीएएमपी क्या होता है, एक्टिवेट भी। और जैसे ही कैप के साथ, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जैसे ही इसके साथ कौन जुड़ता है, सीएएमपी, तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होता है, एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के बाद क्या कर देता है, ये स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस, मतलब कि उसको प्रमोट कर देता है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब हाई ग्लूकोज लेवल भी, क्या होता है, हाई ग्लूकोज लेवल। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ना भी, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो क्या होता है बोलो, लो साइक्लिक एएमपी लेवल भी। याद रखिए आप इसमें, जब सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन चला जाता है, और जब साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन होता है तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ बाइंड होने के लिए, जब पता क्या होता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, कि सीएपी तब एक्टिवेट होता है जब उसके साथ साइक्लिक एएमपी बाइंड होता है।
और साइक्लिक एएमपी बाइंड कब होगा, जब साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा। और साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा कब होगा, जब सेल के पास है, सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, है ना। और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन स्विच ऑफ कब होगा, जब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ साइक्लिक एएमपी बाइंड नहीं होगा। और सीएपी के साथ साइक्लिक एएमपी बाउंड कब नहीं होगा, जब सेल के पास ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिए आप, इसका मतलब ये है, जो ये होता है ना, जो ये सीएपी होता है, तो सीएपी प्लस इसका क्या जुड़ा हुआ है, सीएएमपी। जब सीएपी के साथ कौन जुड़ता है, साइक्लिक एएमपी, तो सीएपी क्या हो जाता है, एक्टिवेट भी। और सीएपी एक्टिवेट होने के बाद ये लैकोपेरोन के जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, उनके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है ना। और जब लैकोपेरोन के स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट होंगे तो क्या बनेंगे, कुछ प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे। कौन से एंजाइम, जो कि लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में क्या आते हैं, काम आते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो लैक्टोज है वो बैक्टीरिया का फेवरेट फ्यूल नहीं है। उसका फेवरेट फ्यूल कौन है, उसका फेवरेट फ्यूल है ग्लूकोज, है ना। मतलब लैकोपेरोन को बैक्टीरिया सिर्फ एक मजबूरी में यूज करेंगे उसको, कब, जब ग्लूकोज का लेवल उनके अंदर क्या होगा, कम होगा। याद रखिए, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उनके अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है। और जब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, बोलो, ये साइक्लिक एएमपी सीएपी के साथ जुड़ के क्या कर देता है, बोलो, सीएपी को एक्टिवेट कर देता है। और ये सीएपी एक्टिवेट होने के बाद क्या कर देगा, ये सीएपी एक्टिवेट होके प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज को जुड़वाने में हेल्प करता है। और जब प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड करता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करके क्या बनवाता है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कई तरह के एंजाइम सेल में प्रोड्यूस करवाता है। और वो एंजाइम फिर लैक्टोज को तोड़ के उसको मेटाबोलाइज करके उस लैक्टोज के अंदर से ग्लूकोज को अलग कर देते हैं। और फिर सेल जो है वो ग्लूकोज को एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में उसको यूज कर लेता है, ठीक है ना। तो देखिए, दोनों आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द लैक रिप्रेसर एंड व्हाट इज द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, है ना। तो आगे देखिए क्या है इसके अंदर, आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ऑपेरोन भी, कि जो लैक ऑपेरोन है उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि लैक ऑपेरोन के पास क्या है, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन। याद रखिए, देखिए आगे डायग्राम के अंदर बता रखा हुआ ये है, दिस इज द लैक ऑपेरोन भी, है ना। और जो लैक ऑपेरोन है उसके पास क्या मौजूद है, बोलो भी, लैक ऑपेरोन के पास है क्या, एक तो है, एक उसके पास क्या होता है, रिप्रेसर जीन, एक होता है उसके पास कैप्साइड, ये है प्रमोटर, ये है ऑपरेटर, ये क्या है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये तीनों के तीनों क्या है, ऑल ऑफ दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स भी, है ना। तो एक लैक ऑपेरोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, देखो, लैक ऑपेरोन कंटेन्स 3 जीन्स भी। कौन से, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो लैक जेड जीन, लैक वाई, लैक ए, ऑल ऑफ दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स भी, है ना। ये तीनों वो जीन है जो सेल के अंदर क्या बनाएंगे, जो सेल के अंदर एक कुछ ऐसे एंजाइम्स बनवा के देंगे जो सेल के अंदर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करवाने में क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। आगे क्या लिखा है कि दीज जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एज ए सिंगल एमआरएनए अंडर कंट्रोल ऑफ 1 प्रमोटर, है ना। मतलब क्या है, मतलब आपको मैंने बताया था ये तीनों जीन क्या होते हैं, एक साथ ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। और इन तीनों जीन्स को ट्रांसक्राइब्ड करने के लिए सिर्फ एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। मतलब इन तीनों जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए एक सिंगल प्रमोटर साइट की जरूरत है, ठीक है ना। हालांकि देखिए, इनके अकॉर्डिंग जो वो बनेगा ना प्रोटीन भी, जब इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए के अकॉर्डिंग जब राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनवाएगा, भले ही इन तीनों जीन्स के जेनेटिक कोड एक ही एमआरएनए के ऊपर हो, लेकिन इन तीनों जीन्स के भले ही क्या बताया मैंने आपको, इन तीनों जीन्स के जेनेटिक कोड किसके ऊपर हो, एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर होंगे, लेकिन इन तीनों जीन्स की अपनी खुद की अलग से क्या होती है, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस होती है। क्या होती है, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस भी, है ना।
तो याद रखिए साइन डेलगर्नो सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है एमआरएनए के ऊपर जिसके थ्रू एमआरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है ना। तो वो ट्रांसलेशन के अंदर आती है, यहाँ पे उसको इतना हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आपको मैंने बताया आपको, लेकिन आप इतना जरूरी ध्यान रखिए कि भले ही इन तीनों जीन्स के जेनेटिक कोड एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर हो, लेकिन इन तीनों जीन्स की अपनी साइन डेलगर्नो सीक्वेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए इन तीनों जीन्स के जेनेटिक कोड को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए एक ही एमआरएनए के साथ अलग अलग तरह के राइबोसोम जुड़ते हैं। अब क्योंकि जीन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, लैक जेड, लैक वाई और क्या है लैक ए जीन होते हैं ना भी। तो क्या ये एमआरएनए है, यहां से लेके यहां तक क्या ये लैक जेड जीन है, ये लैक वाई जीन है, ये क्या है बोलो ये लैक ए जीन है ना। ये है कॉमन एमआरएनए, मतलब इट इज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। बता था शुरू में कि एक ऐसा एमआरएनए जिसके पास है एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो इसके पास ये ऐसा एमआरएनए जिसके पास है लैक जेड जीन के जेनेटिक कोड है, लैक वाई जीन का जेनेटिक कोड है, लैक ए जीन का जेनेटिक कोड है, लेकिन इन तीनों की साइन डेलगर्नो सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। इसके लिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए अलग राइबोसोम जुड़ेगा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए अलग राइबोसोम जुड़ेगा, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए अलग राइबोसोम जुड़ेगा, है ना। और हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द पॉलीराइबोसोम, यू कैन द पॉलीसोम, है ना। किसको बोलते हैं, जब एक एमआरएनए के साथ है ना बहुत सारे राइबोसोम बाइंड हो, है ना, तो ऐसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम। तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया के अंदर पॉलीराइबोसोम क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो क्या बनाते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा जीनों के जेनेटिक कोड होते हैं, लेकिन उन सभी जीन्स की अपनी खुद की अलग साइन डेलगर्नो सीक्वेंस होती है, और इसलिए उनको ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एक ही एमआरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम बाइंड हो जाते हैं, और इस तरह का जो राइबोसोम होता है क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द पॉलीराइबोसोम, यू कैन से द पॉलीसोम, है ना। आगे देखिए इसमें अब हम पढ़ेंगे कि लैक जेड जीन का रोल क्या है, लैक वाई जीन का रोल क्या है, लैक ए जीन का रोल क्या है। देखिए पहले इसके अंदर बताया कि लैक जेड जीन क्या करता है, लैक जेड जीन एनकोड्स एन एंजाइम कॉल्ड द बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी। जो लैक जेड जीन है ये एक एंजाइम को बनाता है जिसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी। क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग लैक्टोज भी। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ना भी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को आप लैक्टेज भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज द लैक्टेज, है ना। और जो लैक जेड जीन है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज या लैक्टेज, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्प्लिटिंग के लिए, ब्रेकडाउन के लिए। किसका ब्रेकडाउन, लैक्टोज का, जो क्या है एक तरह का डाइसैकेराइड। इसके अंदर क्या मौजूद है, एक मॉलिक्यूल किसका, गैलेक्टोज का, और एक किसका, ग्लूकोज का, है ना। इसके अंदर रिडली यूजेबल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भी, ठीक है ना। आगे क्या भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन किसका, लैक वाई जीन का, कि लैक वाई जीन क्या काम करता है। लैक वाई जीन एनकोड ए मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड लैक्टोज परमिएज भी। याद रखिए आप इसमें लैक वाई जीन क्या बनाता है, ये जो लैक वाई नाम का जीन है ये बनाता है एक लैक्टोज ट्रांसपोर्टर भी। क्या बनाता है, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर। इसे क्या कहते हैं, इसको हमें लैक्टोज परमिएज कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल के आसपास क्या मौजूद है, लैक्टोज प्रेजेंट है ना। तो क्या होगा, तो ना ये जो होता है ना लैक्टोज परमिएज ना बनने के बाद अपने आप को मेम्ब्रेन के अंदर एडजस्ट कर लेता है। तो क्या करता है यहां पे, ये लैक्टोज परमिएज फिर किसकी तरह बिहेव करता है, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करता है, जो सेल के बाहर मौजूद लैक्टोज को उठा के क्या कर देता है बोलो, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्या करके, बाय यूजिंग द प्रोटोन ग्रेडियंट भी। क्या है, याद रखिए प्रोटोन की ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके क्या कर देता है बोलो। तो यहां पे जो ये लैक्टोज परमिएज है ये प्रोटोन की ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके लैक्टोज को बैक्टीरिया के बाहर से उसको उठा के सेल के अंदर डाल देता है। ये काम किसका है, लैक्टोज परमिएज का भी, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा भी यहां भी चीज है, ट्रांसमेम्ब्रेन पंप दैट अलाउ द सेल टू इंपोर्ट द लैक्टोज, है ना।
उसके बाद क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैक ए जीन क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लैक ए जीन। लैक ए जीन एनकोड एन एंजाइम नोन एज द ट्रांस एसिटाइलेज जीन। जो लैक ए नाम का जीन जो जीन है वो क्या बनाता है, वो ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एक एंजाइम बनाता है दैट ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप टू द थायोगैलेक्टोसाइड मॉलिक्यूल, है ना। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस एंजाइम एक्चुअली प्लेज एन रोल इन लैक्टोज ब्रेकडाउन। आप याद रखिए इसमें, आप जो लैक्टोज परमिएज है इसका रोल क्या है, लैक्टोज परमिएज का रोल है लैक्टोज ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करके लैक्टोज को बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ये काम किसका है, लैक्टोज परमिएज का। पता क्या होता है, देखिए अब समझिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है ना अभी, ये जो ट्रांस एसिटाइलेज इसका एक्चुअल रोल क्या है। देखिए पता क्या होता है, ये है बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में क्या लगा हुआ है, बोलो, ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में क्या लगा हुआ है, लैक्टोज परमिएज। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बैक्टीरिया के बाहर मौजूद लैक्टोज को उठाना और बैक्टीरिया के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देना भी। कई बार पता क्या होता है, कई बार अगर मीडियम के अंदर, जैसे बैक्टीरिया के बाहर जो मीडियम उसके अंदर लैक्टोज है, कई बार अगर मीडियम के अंदर थायोगैलेक्टोसाइडेज है, अगर कई बार अगर मीडियम के अंदर क्या मौजूद है, थायोगैलेक्टोसाइड भी, अगर मीडियम के अंदर क्या मौजूद है, थायोगैलेक्टोसाइड, है ना, तो क्या देखिए ये जो केमिकल का नाम आपको मैंने बताया ना, थायोगैलेक्टोसाइड, ये थायोगैलेक्टोसाइड लैक्टोज से मिलता जुलता केमिकल है। इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो किसके जैसी है, लैक्टोज के जैसी है। अगर मीडियम के अंदर लैक्टोज के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, थायोगैलेक्टोसाइड, तो ये लैक्टोज परमिएज जो है ना अभी, तो जो ये लैक्टोज परमिएज है क्या करता है, ये लैक्टोज के साथ साथ थायोगैलेक्टोसाइड को भी उठा के क्या कर देता है, बोलो, बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। और जो ये थायोगैलेक्टोसाइड है ये बैक्टीरिया के लिए एक तरह का टॉक्सिक है। अगर बैक्टीरिया के अंदर काफी लंबे टाइम अगर ये बना रहेगा ना भी, तो बैक्टीरिया के लिए क्या है, थोड़ा हार्मफुल होगा भी। इसलिए जो थायोगैलेक्टोसाइड है इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए क्या होता है, इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी खत्म करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो ट्रांस एसिटाइलेज का होता है, जो किसके द्वारा एनकोड किया गया अभी, जिसको लैक ए नाम के जीन ने क्या किया है, एनकोड किया है। क्या करता है, एक केमिकल है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, नाम का एंजाइम का, इसका केमिकल का एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, ये जो एंजाइम है ना, कौन सा एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज। देखिए नाम से लग रहा है पता, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना, और क्या है द एसिटाइलेज, एक ऐसा एंजाइम जो एसिटाइल ग्रुप को क्या कर दे, किसी दूसरे केमिकल के ऊपर ट्रांसफर कर दे। क्या बोलेंगे उसको, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांस एसिटाइलेज। क्या होगा देखिए इसके अंदर जो ये एंजाइम है ना, ये एंजाइम है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर से क्या कर देगा, बोलो, ये एंजाइम इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर से इस एसिटाइल ग्रुप को तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा, एसिटाइल ग्रुप को तोड़ देगा, और इसके ऊपर से इस एसिटाइल ग्रुप को हटा के क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा किसके ऊपर है, इस थायोगैलेक्टोसाइड के ऊपर भी, थायोगैलेक्टोसाइड के ऊपर भी, है ना, क्या है, ट्रांसफर टू, यहां लिख देंगे ट्रांसफर टू। तो क्या होता है, मैंने लैक ए क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज, और ये क्या करता है, ये एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर से इस एसिटाइल ग्रुप को तोड़ के किस पे ट्रांसफर कर देता है, उसको थायोगैलेक्टोसाइड के ऊपर भी, जो लैक्टोज से एक मिलता जुलता केमिकल है, जिसको लैक्टोज परमिएज गलती से उठा के बैक्टीरिया के अंदर ले आया था। लेकिन ये क्या है, ये बैक्टीरिया के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है, इसलिए इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए, इसके ऊपर इसके केमिकल नेचर को बदलने के लिए इस एंजाइम ने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर से इसको तोड़ा, उसने तोड़ा किसको, इस एसिटाइल ग्रुप को, और कहां जोड़ दिया, थायोगैलेक्टोसाइड के ऊपर भी, जिससे इसके केमिकल नेचर में बदलाव आया, है ना, और इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी क्या होगी, खत्म होगी आगे की। ये काम किसका है, दिस द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द ट्रांस एसिटाइलेज भी। लेकिन ना अब तक ये इट इज नॉट क्लियर इफ दिस एंजाइम एक्चुअली प्लेज एनी रोल इन द लैक्टोज ब्रेकडाउन भी। लेकिन
अब इसका एक काम तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब तक ये प्रॉपरली क्लियर नहीं हो सका है कि ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है इसका लैक्टोज के ब्रेकडाउन में कोई रोल है कि नहीं है। अब तक इसको अब तक इसका कोई भी ऐसा मतलब कि एविडेंस हमें नहीं मिल पाया है, कोई ऐसा क्ल्यू हमें अब तक नहीं मिला है कि ट्रांस एसिटाइलेज का लैक्टोज के ब्रेकडाउन में भी कोई रोल होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, ये लाइकोपेरोन अभी याद रखिए आप, ये रिप्रेसर जीन है। आप एक बात ध्यान रखिए, ये रिप्रेसर जीन है ना भाई, रिप्रेसर जीन को हम इंडिकेट करते हैं किससे, आई से भी, और प्रमोटर को पी से, ऑपरेटर को ओ से, है ना। तो इसमें याद रखिए रिप्रेसर जीन को हम जो होता है रिप्रेसर जीन, या फिर इसको रेगुलेटरी जीन कह सकते हो आप, इसको आप रेगुलेटरी, इसको आप रेगुलेटर भी कह सकते हो भी आप। और रेगुलेटर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसको मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे, रिप्रेसर जीन लिख दिया यहाँ पे आपको। याद रखिए रिप्रेसर जीन या फिर रेगुलेटर जो जीन है ये 24 घंटे दिन रात एक्टिवेट रहता है, याद रखिए भी। मतलब इसका एक्सप्रेशन कभी भी बैक्टीरिया में स्टॉप नहीं होता। लैक्टोज है या लैक्टोज नहीं है, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो रिप्रेसर जीन है वो लगातार रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोडक्शन करता रहता है। क्या बताया इसके अंदर कि लैक्टोज सेल के अंदर मौजूद है या फिर लैक्टोज सेल के अंदर मौजूद नहीं है। दोनों ही केसेस के अंदर जो रिप्रेसर जीन है या फिर जो रेगुलेटर है, जो आज जिसको हमने आई से डिनोट किया है, इसका एक्सप्रेशन लगातार कंटिन्यूसली होता रहता है। मतलब सेल के अंदर ये जीन लगातार रिप्रेसर प्रोटीन को बना के ये जीन लगातार सेल के अंदर रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, ये है कैप्साइड भी। ये क्या है, इज द कैप्साइड, मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइट। आपको बता था ना CAP, तो ये वो साइट है जो प्रोमोटर के साइड में है, दिखा रखी है यहाँ पे। और इसके ऊपर कौन बाइंड करता है बोलो, इस कैप साइट के ऊपर ये कैप नाम का प्रोटीन बाइंड करता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो इस कैप साइट के साथ कौन जुड़ता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। यहां कौन जुड़ता है, RNA पॉलीमरेज। ऑपरेटर के ऊपर कौन जुड़ता है बोलो, रिप्रेसर, जो ये बनाया था ये रिप्रेसर कहां जुड़ता है बोलो, विद ऑपरेटर में। और बता था आपको मैंने कि जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता तो रिप्रेसर कहां जुड़ा रहेगा, ऑपरेटर के साथ। और जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज जो है वो एलोलैक्टोज की फॉर्म में रिप्रेसर को ऑपरेटर के ऊपर से हटा देगा। और जब ऑपरेटर खाली होगा तो प्रमोटर के साथ RNA पॉलीमरेज को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब प्रमोटर के साथ RNA पॉलीमरेज आसानी से जुड़ेगा तो वो RNA पॉलीमरेज इन तीनों जीन्स को आसानी से क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। और ये तीनों जीन अगर ट्रांसक्राइब्ड होंगे तो फिर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ना, और लैक्टोज परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, तीनों जो एंजाइम वो बन जाएंगे। और तीनों एंजाइम्स के जो तीनों जीन्स के जो एंजाइम थे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, तीनों के फंक्शन में आपको बता चुका हूं कि ये तीनों जो एंजाइम्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए इसमें आप, अब इसमें देखिए ये आपको मैं बता चुका हूं पहले से ही। देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, लैक रिप्रेसर बता चुका हूं पहले पूरा। अब हम ना इसको पढ़ेंगे पूरा। देखिए अब यहां पे ना हम दो केसेस लेके चलेंगे। एक तो कौन सा केस भी, जब लैक्टोज नहीं, जब बैक्टीरिया को हम मीडियम में लैक्टोज नहीं देंगे। हमारे पास एक कल्चर मीडियम है और उस कल्चर मीडियम में हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को डाला हुआ है, लेकिन कल्चर के अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा दिए लैक्टोज को छोड़ के भी, लैक्टोज नहीं दिया हमने उसको। तो ये कंडीशन कौन सी भी, जब देयर इज नो लैक्टोज भी। तो क्या लिखा, यहां पे लिखा है कि व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट भी, जब लैक्टोज क्या होगा, एब्सेंट होगा। आपको मैंने क्या बताया था, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो लैक रिप्रेसर काम कर रहा होता है। लैक्टोज की एब्सेंस में लैक रिप्रेसर कहां जुड़ता है, ऑपरेटर के साथ। और क्या बताया था कि जब ऑपरेटर के साथ लैक रिप्रेसर जुड़ा होगा तो प्रमोटर के साथ RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। तो ये बात यहां लिखी होगी, देखिए व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट द लैक रिप्रेसर बाइंड्स क्या, टाइटली टू द ऑपरेटर, इट गेट्स इन RNA पॉलीमरेज वे, है ना, प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन भी।
जब ऑपरेटर के साथ लैक रिप्रेसर टाइटली बाउंड होगा तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते में आएगा, उसको जुड़ने नहीं देगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या उस कंडीशन में नहीं होगा भी। तो क्या देखिए, है ना, आगे देखिए। तो देखिए ये ऑपरेटर है और जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जुड़ा है तो प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बाइंड नहीं हो सकेगा और इन तीनों जीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। एक केस का हमारे पास क्या है, विद लैक्टोज, की सेल के अंदर लैक्टोज जब होगा तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, विद लैक्टोज। आपको मैंने क्या बताया था कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा भी, लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक रिप्रेसर काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो क्या कर देगा अभी, लैक्टोज जो है वो एलोलैक्टोज की फॉर्म में क्या कर देगा, लैक्टोज जो है वो क्या कर देगा, लैक्टोज एलोलैक्टोज की फॉर्म में कहां बाइंड होगा, रिप्रेसर के साथ। और जब रिप्रेसर के साथ कौन बाइंड होगा, एलोलैक्टोज, तो ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर को ऑपरेटर के ऊपर से हटा देगा। और जब ऑपरेटर के ऊपर कोई रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा, साफ होगा, किसके लिए, प्रमोटर साइट के लिए। और प्रमोटर के ऊपर इस कंडीशन में फिर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और वो आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों जीन्स को क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा और इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग एंजाइम बनेंगे जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर देंगे और बैक्टीरिया क्या कर लेगा, उस लैक्टोज का इस्तेमाल कर लेगा भी, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे इसके अंदर क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी। यह आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक रिप्रेसर क्या करता है, बोलो, लैक रिप्रेसर अपनी डीएनए बाइंडिंग एबिलिटी लॉस कर देता है ना। तो दिस क्लियर द वे ऑफ द फॉर द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड द प्रमोटर एंड ट्रांसफर द लैक ऑपेरोन। ये आपको बता चुका हूं मैं, दिस शुड लाइक द एंड ऑफ द, आगे देखिए, एज इट टर्न आउट भी आरएनए पॉलीमरेज अलोन डज नॉट बाइंड वेरी वेल टू द लैक ऑपेरोन प्रमोटर भी। ये बताया था आपको मैंने, याद रखिए जो ये होता है ना कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, देखिए आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है प्रमोटर के साथ, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ जोड़ने के लिए कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जितना ज्यादा अवेलेबल होगा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ उतना ही क्या होगा, स्ट्रांगली बाउंड होगा। याद रखिए तो क्या लिखा है इसके अंदर कि एज इट टर्न्स आउट आरएनए पॉलीमरेज अलोन डज नॉट बाइंड वेरी वेल टू द लैक ऑपेरोन प्रमोटर भी, कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला लैक ऑपेरोन प्रमोटर के साथ क्या है, अच्छे से बाइंड नहीं कर सकता। इट माइट मेक ए फ्यू ट्रांसक्रिप्ट बट इट वुड नॉट मच मोर अनलेस इट गेट एक्स्ट्रा हेल्प ऑफ द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। मतलब क्या उस चीज का भी, जब तक आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ है प्रॉपरली या स्ट्रांगली बाउंड तब तक नहीं होगा, कब तक भी, जब तक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो कैप बाइंड टू ए रीजन ऑफ डीएनए जस्ट बिफोर द लैक ऑपेरोन प्रमोटर। देखिए इसमें दिखा रखा है कि जो प्रमोटर है ना भी, प्रमोटर के ठीक साइड में क्या दिखा रखी है, कैप साइड, मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइड में, मतलब जो कैप प्रोटीन को, कैप को बाइंड करने वाली जो साइट है वो प्रमोटर के क्या है भाई, ठीक है, जस्ट साइड में अभी, है ना। और याद रखिए कैप साइट के साथ कौन जुड़ता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, और ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने में क्या करेगा, काफी हेल्प करेगा। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के बगैर प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज काफी क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड नहीं कर सकता। याद रखिए आप, ठीक है ना। इसे ट्रांसक्रिप्शन भी फिर स्ट्रांगली नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है ना। आगे देखिए, वेयर डज कैप कम फ्रॉम, मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन आता कहां से, देखिए रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये सारे के सारे लैक ऑपेरोन का पार्ट है। क्या बताया मैंने आपको कि प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर, याद रखिए, तो रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और तीनों के तीन स्ट्रक्चरल जीन, ये किसका पार्ट है, लैक ऑपेरोन का पार्ट है। लेकिन जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैक ऑपेरोन। तो इसमें देखिए लाइक द, देखिए लैक रिप्रेसर, like the lac repressor CAP is encoded by a regulatory gene भी। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन को एक रेगुलेटरी जीन एनकोड कर रहा है, वैसे ही
सीएपी को भी, जो कैप प्रोटीन है ये, इस कैप को भी कौन एनकोड कर रहा है? एक रेगुलेटरी जीन एनकोड कर रहा है, फाउंड ऑन द बैक्टीरियल क्रोम, जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम के ऊपर होता है। द जीन फॉर द कैप इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैक ऑपेरॉन भी, लेकिन कैटाबोलाइट एक्टिवेटर को बनाने वाले जो जीन है वो लैक ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के दूसरे हिस्से के ऊपर मौजूद है, याद रखिएगा। वो जीन जो सीएपी को बनाते हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन को बनाते हैं, वो जीन लैक ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के दूसरे किसी रीजन के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, द कैप जीन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली और कॉन्स्टेंटिवली एक्सप्रेस्ड। जो आपको मैंने बताया था ना कि जो लैक रिप्रेसर है, लैक रिप्रेसर को बनाने वाला जीन, जो रेगुलेटरी जीन है, वो 24 घंटे दिन रात एक्टिवेट रहता है। लैक्टोज प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो तो लगातार एक्सप्रेस करके लैक रिप्रेसर को बनाता रहता है। वैसे ही कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो कैप जीन होता है, ये कैप जीन भी कॉन्स्टेंटली लगातार क्या होता रहता है? एक्सप्रेस होता रहता है। मतलब दिस मींस कैप प्रोटीन इज ऑलवेज अवेलेबल इन द सेल बेड टू बाइंड द साइक्लिक एएमपी एंड रिपोर्ट ग्लूकोज लेवल टू द लैक ऑपेरॉन एंड अदर टारगेट जीन एंड ऑपेरॉन्स भी। मतलब कैप को बनाने वाला जो जीन है वो हमेशा क्या रहता है? एक्टिवेट रहता है। इसलिए इसका मतलब क्या? इसका मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है वो हर टाइम अवेलेबल रहता है साइक्लिक एएमपी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साइक्लिक एएमपी के साथ कब जुड़ेगा ये? जब साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है। और साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई कब होता है? जब सेल के पास ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है, याद रखिए। सेल में जब ग्लूकोज कम होती है तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा होता है। साइक्लिक एएमपी जब ज्यादा होता है तो ये सीएपी मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और जब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ साइक्लिक एएमपी जुड़ता है तो ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक एएमपी की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है टू बाइंड विद द प्रमोटर साइट, याद रखिए, है ना। तो लिखिए कि सीएपी इज ओनली एक्टिव व्हेन ग्लूकोज लेवल आर लो। तो सीएपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? कम होता है, और साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होता है? हाई होता है, याद रखिए आप, है ना। आगे देखिए इसमें क्या है। अब क्या है तो 24 को तो आगे देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? पुटिंग इट ऑल टुगेदर विद। अब सारे केसेस को ना एक साथ पढ़ेंगे इकट्ठा, है ना। इसमें पहला केस क्या ले रखा है कि ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज एब्सेंट में। बैक्टीरिया को हमने एक ऐसी कंडीशन दे दी कि बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज तो प्रेजेंट है और लैक्टोज क्या है? वही एब्सेंट है। आपको मैंने क्या बताया? जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो लैक रिप्रेसर एक्टिवेट होता है ना। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में लैक रिप्रेसर कहां बाइंड होता है? ऑपरेटर के साथ। और जब ऑपरेटर के साथ लैक रिप्रेसर जुड़ा होता है तो प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। और जब ग्लूकोज बताया ना कि ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। जब सेल के पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ना भी, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तब साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है। बताया था आपको मैंने, ग्लूकोज का लेवल अगर हाई होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा? कम होगा। साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होगा तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी एक्टिवेट नहीं होगा। और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जब तक साइक्लिक एएमपी के साथ बाइंड नहीं होता तब तक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कैप साइट के साथ बाइंड नहीं हो सकता। जब तक कैप साइट के साथ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड नहीं होगा तब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, याद रखिए आप। तो देख लो पढ़िए इसको कि नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ऑपेरॉन अकर विल। कब? जब ग्लूकोज तो प्रेजेंट हो, लैक्टोज एब्सेंट हो। सीधी सी बात, अभी लैक्टोज तो है ही नहीं, तो लैक्टोज की एब्सेंस में लैक रिप्रेसर कहां जुड़ेगा? ऑपरेटर के साथ। और प्रमोटर के साथ क्या कर देगा? वो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को रोक देगा, और आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड हुए बगैर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्राइब्ड नहीं होंगे, और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाला कोई भी एंजाइम सेल में प्रोड्यूस नहीं होगा, याद रखिए। तो दैट बिकॉज लैक रिप्रेसर रिमेन्स बाउंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन बाई आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ऑल्सो बता था आपको मैंने कि साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है? बोलो, ग्लूकोज हाई तो साइक्लिक एएमपी लेवल लो होगा, याद रखिए। हाई ग्लूकोज का लेवल अगर हाई होगा तो
साइक्लिक एएमपी कम होगा, और ग्लूकोज का लेवल अगर लो होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा। याद रखिए, ग्लूकोज है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, बोलो, लो होगा, और बिकॉज ग्लूकोज लेवल इज हाई। तो और साइक्लिक एएमपी के बगैर कैप भी क्या रहेगा, इनएक्टिव, और जो इनएक्टिव होगा तो ये डीएनए के साथ मतलब कैप साइट के साथ बाइंड नहीं करेगा। याद रखिए आप, ठीक है ना। तो ये है पहला केस हमारा, ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज एब्सेंट। आगे देखिए नेक्स्ट, अब क्या केस ले लिया, ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज। अब ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और जो लैक्टोज है वो भी क्या है, प्रेजेंट है। देखिए अब देखिए लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी क्या है, प्रेजेंट है। देखिए सीधी बात है, अब लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या लैक रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि अगर लैक्टोज होगा तो लैक्टोज की कुछ फॉर्म क्या होगी, कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इनटू द एलो लैक्टोज, है ना। और एलो लैक्टोज लैक रिप्रेसर के साथ जुड़ के क्या कर देगा, उसको रिमूव करवा देगा, कहां से, ऑपरेटर साइड के ऊपर से, ठीक है। और ऑपरेटर साइड के ऊपर से जब वो हटेगा तो क्या होगा, बोलो, जब ऑपरेटर साइड के ऊपर से रिप्रेसर हट जाएगा तो प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ सकता है, बट नॉट स्ट्रांगली। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है। जब ग्लूकोज होगी, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होगा। और आपको मैंने क्या बताया था कि प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रांगली बाउंड होने के लिए क्या चाहिए, उसको कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन चाहिए। और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कब एक्टिवेट होता है, जब उसके साथ साइक्लिक एएमपी जुड़ता है। और साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई कब होता है, जब ग्लूकोज लेवल कम होता है। लेकिन यहां पे तो क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लो लेवल हो। यहां पे देखिए क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन है तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, मतलब तो प्रमोटर तो खाली पड़ा है। प्रमोटर के साथ जुड़ने, प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रमोटर अब अवेलेबल है आसानी से, लेकिन फिर भी उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाए। क्यों जुड़ पाए, होगी आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ स्ट्रांगली बाइंड होने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए साइक्लिक एएमपी, जो ग्लूकोज के हाई लेवल के कारण क्या है, डाउन है। याद रखिए इसका लेवल क्या सेल में कम है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन तो होगा लेकिन कैसा होगा, बहुत ही कम लेवल का होगा। याद रखिए आप, तो देयर इज ए लो लेवल ऑफ क्या, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ऑपेरॉन अकर्स। क्यों, द लैक रिप्रेसर इज रिलीज फ्रॉम द ऑपरेटर बिकॉज इंड्यूसर मतलब लैक्टोज इज प्रेजेंट। साइक्लिक एएमपी लेवल आर लो बिकॉज ग्लूकोज इज प्रेजेंट। सीधी सी बात है भाई, इसलिए कैप क्या रहेगा, इनएक्टिव एंड कैन नॉट बाइंड टू द डीएनए, सो ट्रांसक्रिप्शन ओनली अकर्स एट ए लो या फिर लीकी लेवल। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही कम लो लेवल का होगा, मतलब कि लीकी लेवल का होगा। क्यों, क्योंकि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के बगैर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं कर सकता, है ना। तो ये केस हमारा, सेकंड केस हमारा ये हो गया। अब देखिए थर्ड केस क्या है, अब दे लिया कि ग्लूकोज अब्सेंट लैक्टोज अब्सेंट, कि ग्लूकोज भी अब्सेंट है, लैक्टोज भी क्या है, अब्सेंट है। अब देखिए कि इसमें क्या होगा, देखिए ग्लूकोज एब्सेंट है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, बोलो, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो। ग्लूकोज एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा है तो मतलब क्या, बोलो, ये साइक्लिक एएमपी क्या कर देगी, बोलो, ये साइक्लिक एएमपी कहां जाके जुड़ेगी, ये साइक्लिक एएमपी कहां जुड़ेगा, जाके विद द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी। और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ जैसे ही साइक्लिक एएमपी जुड़ेगी तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, बोलो, एक्टिवेट हो जाएगा अभी। और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद कहां जुड़ता है, विद द कैप्साइड। और जब कैप्साइड के साथ, तो मैंने जब कैप्साइड के साथ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन प्रॉपरली जुड़ा होता है तो प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड करता है, और उस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन का लेवल क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। लेकिन याद रखिए दूसरा केस क्या है, लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। और जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में लैक रिप्रेसर कहां बाउंड रहता है, बोलो, ऑपरेटर के साथ।
और जब तक ऑपरेटर के साथ लैक रिप्रेसर बाउंड रहेगा, भले ही कैप साइड के साथ कौन जुड़ा है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, इसके यहां जुड़ने का फिर कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटर के साथ जब तक लैक रिप्रेसर जुड़ा है तो भले ही कैप साइड के साथ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक एएमपी के साथ जुड़ा रहे, आरएनए पॉलीमरेज इस कंडीशन में क्या होगा बोलो, प्रमोटर के ऊपर बाइंड नहीं हो सकेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, है ना, और ये तीनों जीन ट्रांसक्राइब्ड भी नहीं होंगे। तो देखिए नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ग्लाइकोपिरोन, कब, जब ग्लूकोज भी एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है। तो क्या होगा बोलो, तो ये ग्लूकोज एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा बोलो, हाई होगा, और ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम है, अगर अब साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है तो क्या होगा, कैप एक्टिवेट होगा और कहां बाइंड करेगा, विद द डीएनए। लेकिन लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक रिप्रेसर कहां बाइंड करेगा, इट विल आल्सो बी बाउंड टू द ऑपरेटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एलोलैक्टोज भी, क्योंकि ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर को जुड़ने से कौन रोकता है, कौन रोकता है, उसको रोकता है एलोलैक्टोज, और लैक्टोज तो क्या है ही नहीं, सीधी सी बात है, तो एक्टिंग एज ए रोड ब्लॉक टू द आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन बिट। तो याद रखिए इस कंडीशन में लैक रिप्रेसर बाइंड रहेगा विद द ऑपरेटर और इससे प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाउंड नहीं होगा, सो देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, ठीक है ना, तो ये होगा भी। और एक हो रहा हमारा लास्ट का, ये क्या है, अब है ग्लूकोज अब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट, की ग्लूकोज अब्सेंट है, लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, इसमें क्या होगा देखिए, अरे सीधी सी बात है, ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो क्या होगा बोलो, ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल अगर हाई होगा तो क्या है बोलो, तो ये साइक्लिक एएमपी कहां जुड़ेगी बोलो, किसके साथ, विद द कैप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी, और जब कैप के साथ सीएएमपी जुड़ता है तो ये कैप कहां जुड़ता है बोलो, कैप साइड के साथ। अब क्योंकि लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, लैक्टोज है तो मतलब क्या, भी इसका कुछ हिस्सा किसमें बदलेगा बोलो, इनटू द एलोलैक्टोज, और एलोलैक्टोज क्या कर देगा, एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ जुड़ के क्या कर देगा, उसको ऑपरेटर के ऊपर से हटा देगा। इसका मतलब क्या है, अभी सारी कंडीशन ट्रांसक्रिप्शन के फेवर में नहीं होगी, मतलब जो, क्योंकि कैप साइड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ऑपरेटर के ऊपर से रिप्रेसर हटा हुआ है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता क्या अब साफ है, किस कहां जुड़ने के लिए, प्रमोटर के साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन का लेवल क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, याद रखिए आप। तो क्या लिखा है इसमें, स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ग्लाइकोपिरोन अकर्स, क्यों, लैक रिप्रेसर इज रिलीज फ्रॉम द ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि इंड्यूसर एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, साइक्लिक एएमपी लेवल हाई होगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एब्सेंट है, और साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है तो क्या होगा, कैप एक्टिवेट होगा, कहां बाइंड करेगा, तो टू द डीएनए, कैप हेल्प आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द क्या, प्रमोटर एंड परमिटिंग हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी, ठीक है ना। तो देखिए ये है समरी ऑफ लैक रिस्पॉन्सिव। तो देखिए ये जो स्लाइड है ये आप सबके लिए है, आप इसको बहुत ही, इस स्लाइड के थ्रू आप इन सभी केसेस को बहुत इजी वे में याद कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए विद द फॉलोइंग क्लासेस इंडिया। थैंक यू।